हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मज़े में होंगे। कैसी पढ़ाइयाँ चल रही हैं आप सब लोगों की? आई होप सबकी पढ़ाई एकदम मस्त और अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि एक प्रैक्टिस सेट है। टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, एक प्रैक्टिस सेट है। टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये प्रैक्टिस सेट है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सॉल्व करना भी चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट ये क्या है, 1 से 10 तक हमारा क्या है, पैसेज है। इसको पढ़ते हैं। ही इज़ अ वेरी स्किल्ड मैन, समटाइम्स ही सेंड हिज ड्रिल मोर for oil. Sometimes he send his drill more for oil. The drill may just miss the oil, although it is near. The drill may just miss the oil, although it is near. On the other hand, it may strike oil at a fairly high level. It may strike oil at a fairly high level. When the drill goes down, it brings up when the drill goes down, it brings up soil. The samples of soil from various depths are examined for traces of oil. When we buy a few gallons of petrol for our cars, and we pay not only the cost of the petrol but also part of the cost of the search that he but also part of the cost of the search that is always going on. आई होप समझ आया होगा। ही इज़ वेरी स्किल्ड मैन, वो बहुत स्किल्ड मैन था। समटाइम्स ही सेंड हिज ड्रिल मोर फॉर ऑयल। समटाइम्स क्या करते थे, वो ड्रिल करते थे किस चीज़ के लिए, ऑयल के लिए। द ड्रिल में जस्ट मिस द ऑयल ऑल दो इट इज़ नियर। और वो ड्रिल कभी कभी क्या होती थी, में जस्ट पॉसिबिलिटीज ऐसी हो जाती थी कि मिस कर जाते थे, वो ऑयल बहुत नियर होते थे फिर भी वो मिस कर जाते थे। और उसी ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में, इट में स्ट्राइक ऑयल at a fairly हाई लेवल, और इट में स्ट्राइक ऑयल। और दूसरे उसमें क्या होता था, इट में स्ट्राइक ऑयल एट अ फेयरली हाई लेवल, और दूसरी तरफ क्या होता था, बहुत हाई लेवल पर आपको ऑयल ड्रिल करने पर मिल जाता था। व्हेन द ड्रिल गोज डाउन, जब ड्रिल करते करते नीचे जाती थी मशीन, इट ब्रिंग्स अप सॉयल, वो क्या लाती थी, सॉयल लाती थी। द सैंपल्स ऑफ सॉयल, सैंपल ऑफ सॉयल जो होते थे उससे पता चल जाता था। फ्रॉम वेरियस डेप्थ्स आर एग्जामाइंड फॉर ट्रेसेस ऑफ ऑयल, कि उससे ट्रेस मिल जाते थे कि यहाँ पर ऑयल है। व्हेन वी बाई अ फ्यू गैलन ऑफ पेट्रोल, जब हम फ्यू गैलन्स ऑफ पेट्रोल क्या करते हैं, जब हम परचेज करते हैं अपनी कार के लिए, तो वी पे नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल, तो हम केवल कॉस्ट पेट्रोल की पे नहीं करते हैं, बट ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सर्च दैट इज ऑलवेज गोइंग ऑन। हम उस सर्च के लिए भी पे करते हैं जो कि आज भी चल रही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। वेल्स आर द लार्जेस्ट एनिमल एवर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एनिमल लिविंग ऑन द लैंड एट प्रेजेंट, लार्जेस्ट एनिमल नाउ लिविंग इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट एनिमल लिविंग इन द कैस्पियन सी। तो वेल्स का तो इस पैसेज में मुझे नहीं लग रहा कोई जिक्र हुआ है, लेकिन हम अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो द लार्जेस्ट एनिमल एवर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, फर्स्ट का क्या आंसर लग रहा है, फर्स्ट का लार्जेस्ट एनिमल नाउ लिविंग इन द वर्ल्ड, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बी में। वेजिटेबल ऑयल वॉज नॉट नोन टू पीपल टू वेजिटेबल ऑयल was not known to people in ancient time, was well known to people long ago, was known only in ancient time, is known only to old people. Vegetable oil Vegetable oil was not known to people in ancient times, was well known to people long ago, was known only in ancient time, is known only to old people. केवल सेकंड वाले का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, वॉज वेल नोन टू पीपल लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले से ही लोग जानते थे किसके बारे में, वेजिटेबल ऑयल के बारे में। द टर्म मिनरल ऑयल रिफर्स हेयर टू द ऑयल फ्रॉम विच पेट्रोल इज मेड, पेट्रोल ओनली, डीजल ओनली, एनी ऑयल दैट बर्न्स ब्राइटली। तो थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, एनी ऑयल दैट बर्न्स ब्राइटली। ऑयल बर्निंग लैम्प्स जो होते हैं are in use in more and more homes these days, or not very much in use now,
burn more brightly than any other type of lamps, are used to by large number of people, although so many as previously. तो 4 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. द पर्पज ऑफ lubrication is production of heat, reduction of heat and friction to reach all parts of machine. या lubrication means क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल हैविंग द राइट थिकनेस. तो मेरे हिसाब से फिफ्थ का बी आंसर करेक्ट है. बी आंसर है रिडक्शन ऑफ हीट एंड फ्रिक्शन की कमी. लुब्रिकेशन का मतलब है रिडक्शन ऑफ हीट एंड लुब्रिकेशन की कमी. नेक्स्ट आते हैं मिनरल ऑयल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन. मिनरल ऑयल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन. मिनरल ऑयल इंपॉर्टेंट बन जाता है कब? इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल कंबंशन इंजन. साइंटिस्ट इन पेंसिल्वेनिया सलाइवाइना developed oil lamps. Lubricating oils were made from it. American Indians promoted its use. 6 का आंसर हो जाएगा इंजीनियर्स इन्वेंटेड द इंटरनल कंबस्टन इंजन. नेक्स्ट है 7 द ऑयल ड्रिल. The oil drill should invariably go at least a mile into the earth. Cannot go more than a mile into the earth. The oil drill cannot go more than a mile into earth. Often goes about a mile into the search. Occasionally goes more than a mile into the earth. Should invariably go at least a mile into the earth. So 7th का D. Occasionally goes more than a mile into the earth. Cost of unsuccessful drilling is borne by the driller, refineries, government, consumer of petrol and oil, petrol production. D ऑप्शन 8 का करेक्ट होता है. D ऑप्शन. Scientists are of the option coal was formed from cell lying under the surface to the earth. Large deposits of mud on the sea bed went to from oil. The sea creatures caught between layers of rock went to from oil. Oil was formed from sea water when it was added by the process of chemistry, pressure and temperature. 9 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट होता है. द सी क्रिएचर्स कॉट बिटवीन ले डाउन रॉक. जो हमको ऑयल मिलता है वो सी क्रिएचर जो बहुत पुराने समय से उनके ऊपर लेयर्स जो बनती चली जाती हैं रॉक की, और फिर टेम्परेचर और प्रेशर से ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है वो. यानी कि जो सी क्रिएचर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू रॉक जो है उन्हीं के थ्रू ऑयल बनता है. काफी टाइम पुराना. द अदर ऑथर ओपिनियन इज दैट वेयर देयर इज सेल देयर इज लाइकली टू बी ऑयल बिकॉज. The author opinion is where there is a cell, there is a likely to be oil because oil was first formed under the sea. Cell is sedimentary rock. Oil was made from cell. Cell is short of oil. तो cell is a sedimentary rock. 10 का ऑप्शन सही है बी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं 11 में. अब आ जाता है पैसेज से अलावा क्वेश्चन है. A is a small descriptive poem in which the machinery and convention of epic proper are used in the treatment of previous themes. एक स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोयम है जिसमें क्या है? विच द मशीनरी एंड कन्वेंशन ऑफ इपिक प्रॉपर इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोयम इन विच जिसमें कि मशीनरी और कन्वेंशन ऑफ इपिक प्रॉपर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियस थीम. 11 का आंसर हो जाएगा बी. बी में क्या है ऑप्शन में? बी में है ऑप्शन में बैलर्ड. बैलर्ड ऑप्शन है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये क्या है 11 में? इंग्लिश बैलर्ड इज अ टेल रिलेटेड अ सिंपल एंड प्लेन मैनर एंड इट इज अ करेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स. इट इज लाइक द एपिक. इट इज ओरिजिन ग्रोथ. इट मतलब इट्स ओरिजिन ग्रोथ क्या है? फर्स्ट एंड थीम. इसकी जो ओरिजिन ग्रोथ है वो थीम पर बेस्ड है. इसकी ओरिजिन ग्रोथ किस पर बेस्ड है? ओह ये क्या हो गया? अच्छा एसी का ही पार्ट दिख रहा है. चलिए 12 क्वेश्चन में आते हैं. वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन दिस पोएम. ये तो हमने अभी बताया है आपको कल. ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में वर्ड्सवर्थ ने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल के बारे में बताया. ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी जो ओड है वो रिटन हुई थी 1802 में
एंड पब्लिश्ड हुई 1807 में। पब्लिश्ड हुई थी 1807 में और रीपब्लिश्ड भी हुई 1815 में। और जब वो रीपब्लिश्ड हुई तो उसके ये जो टाइटल है ये एक्सपेंड कर दिया गया और इसके आगे जोड़ दिया गया फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन इच पोयम, ये जो है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में बताया गया। नेक्स्ट आते हैं और इसमें स्टेंजा कितने होते हैं? स्टेंजा है 11 स्टेंजा। सेवरल ऑफ Galsworthy अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ सूडोनेम ऑफ जॉन सिंजॉन। जॉन सिंजॉन इनका सूडोनेम होता है। स्टार्टिंग में इनके जो कुछ नॉवेल हैं वो जॉन सिंजॉन के ही नाम से जो है पब्लिश्ड किए गए हैं, पब्लिश्ड किए गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। अ वर्स फ्रॉम यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 सिलेबल्स। 8 लाइन्स का है स्टेंजा और क्या है? ईच विद 11 सिलेबल्स इज नोन एज। 8 लाइन के स्टेंजे को, 7 लाइन के स्टेंजे को बोलते हैं राइमा रॉयल। जिसमें 7 लाइन्स का स्टेंजा होता है उसको क्या बोलते हैं? राइमा रॉयल बोलते हैं। और चौसेरियन स्टेंजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौसेरियन स्टेंजा भी बोलते हैं इसको। 7 लाइन्स स्टेंजा के पोयम को। ओटावा राइमा इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि उसमें 8 लाइन्स होती हैं। स्पेंसरियन स्टेंजा में क्या होता है? स्पेंसरियन स्टेंजा जो होता है वो 9 लाइन का होता है स्पेंसरियन स्टेंजा। और बैलेड में 4 लाइन्स होती हैं। क्वार्टरन भी होता है बैलेड में 4 लाइन्स होती है और क्वार्टरन भी होता है। इसमें क्वार्ट्रेन कपलेट्स भी इसमें यूज होता है। तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 लाइन को ओटावा राइमा कहते हैं और इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था किसने? थॉमस वॉट ने। फर्स्ट टाइम इसको इंग्लैंड में किसने यूज किया था? सर थॉमस वॉट ने फर्स्ट टाइम इसको इंग्लैंड में यूज किया था। सर थॉमस वॉट ने फर्स्ट टाइम इसको इंग्लैंड में यूज किया था। व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ मैकबेथ एंड ओथेलो? कॉमन पॉइंट क्या है मैकबेथ एंड ओथेलो का? ट्रेजिक करेक्टर्स, ओवर एम्बिशंस या बहुत एबीसी? बहुत एबी, मेरे हिसाब से बहुत एबी होना चाहिए क्योंकि ओवर एम्बिशंस मैकबेथ थी और ट्रेजिक करेक्टर्स ओथेलो थे। नेक्स्ट एलिजाबेथन एज इज मार्क्ड विद। एलिजाबेथन मार्क्ड होती है किससे? एडवेंचरस स्पिरिट से। बेस्ट एक्सप्रेशन इन ड्रामा, दोनों से मार्क्ड होती है, बहुत एन बी। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस द नेम ऑफ ज्यू का नाम क्या होता है? एंटोनियो साइलॉक, बेसिनियो, नन ऑफ साइलॉक जो होता है 1596 में। इसके बारे में कुछ जान ले पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। 1596 में मर्चेंट ऑफ वेनिस आई, पब्लिश्ड हुई 1596 में। टेल्स द स्टोरी ऑफ साइलॉक। और एक ये ज्यू होता है और इसकी जो बेटी होती है उसका नाम क्या होता है? जेसिका इसकी बेटी का नाम होता है जो कि लोरेंजो होता है। लोरेंजो, हाँ, उससे प्यार करती होती है लोरेंजो से। तो हु लेंड्स मनी? सो वो साइलॉक से मनी बारो किया जाता है। कौन बारो करता है? एंटोनियो करता है। ऑन द कंडीशन दैट ही गेट टू कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लैश ही डिफॉल्ट्स ऑफ द लोन। अगर लोन नहीं देगा तो वो उसका जो है 3 पाउंड का फ्लैश जो है निकाल लेगा, ऐसा एंटोनियो से कहा जाता है। ऐसा किसे कहा जाता है? एंटोनियो से कहा जाता है। तो ये ज्यू जो होता है साइलॉक होता है और लास्ट में इसका रिजल्ट आता है। 2 कंडीशन रखी जाती। पहला तो ये ज्यू रिलीजन को छोड़ के क्रिश्चियन धर्म को मानेगा और उसकी जितनी प्रॉपर्टी वो अपनी बेटी जेसिका और अपने दामाद लॉरेंजो को दे देगा। ठीक है। और ये ज्यू ऑफ माल्टा है जो मार्लो का, उससे ये सोर्स इसका लिया गया, उससे कुछ रिलेटेड है ये वाला प्ले। कौन सा? मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो हीरोइन है वो कौन है? पोर्शिया। वो कौन है? पोर्शिया। Along with the high dramatic genius, Shakespeare was a great prose writer, elegies, writer of odes या writer of sonnets. तो writer of sonnets is the correct option. 18 का D. William Shakespeare is regarded not only the greatest writer and dramatist but also a great writer of sonnet also.
मतलब ये केवल एक ग्रेटेस्ट राइटर और ड्रामेटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि और क्या भी थे, ये राइटर ऑफ सोनेट भी थे। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा आता है 19 क्वेश्चन। इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ वेंडरर इज ऑफर्ड बाई। वेंडरर जो होता है, प्रिल्यूड में एक लड़का होता है वेंडरर, वो उसका क्या होता है, इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्टेड होता है, 19 का सी, म्यूटनेस से। 19 का सी, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड 1805 में प्रिल्यूड लिख ली गई थी, बट पब्लिश हुई थी 1850 में। द बॉय ऑफ विनेंडर, द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस। जो विनेंडर एक बॉय होता है प्रिल्यूड में, कौन बॉय होता है, विनेंडर एक बॉय होता है, वो किससे अफेक्टेड होता है, म्यूटनेस से अफेक्टेड होता है। ठीक है। व्हाट रिलीजन वाज मैरी फर्स्ट, मैरी फर्स्ट का रिलीजन क्या था, कैथोलिक। मैरी फर्स्ट क्या थी, कैथोलिक थी। हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट, किसने एलिजाबेथ फर्स्ट को सक्सीड किया था, जेम्स फर्स्ट ने एलिजाबेथ फर्स्ट को सक्सीड किया था, क्योंकि जेम्स फर्स्ट चार्ल्स कैरोलियन एज के थे। कैरोलियन एज के कैरोलियन एज के क्या थे, राजा थे। शेक्सपियर कॉमेडीज आर सेट इन, शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है कहाँ सेट हुई थी, नेचुरल एंड रोमांटिक सराउंडिंग्स में, अवे फ्रॉम द डिन एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ, एसेंशियली इन सोशल सेटिंग। तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन, 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है कि शेक्सपियर कॉमेडी आर सेट इन नेचुरल एंड रोमांटिक सराउंडिंग, अवे फ्रॉम द डिन एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ। व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी, व्हाट इज सोल ऑफ ट्रेजिडी का सोल क्या है बताना है, एक्सपेशनल सफरिंग, कन्फ्लिक्ट, टोटल डिस्ट्रक्शन एट द एंड, या ऑल ऑफ अबव। तो जो जो सोल ऑफ ट्रेजिडी है, आपने पढ़ा होगा अरस्तु के बारे में और शेक्सपियर के बारे में। इन्होंने अपने अपने डिफाइन किए हैं ट्रेजिडी में ओपिनियन। इनके हिसाब से प्लॉट जो होता है वो सोल ऑफ ट्रेजिडी है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ने तो यहाँ करेक्टरिस्टिक दी है, उनमें से पूछा है कौन सा सोल ऑफ ट्रेजिडी है, बट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और इन्होंने करेक्टर को सोल ऑफ ट्रेजिडी कहा है, किसने, शेक्सपियर ने। और इन्होंने 3 तरीके की यूनिटी दी थी। पोएटिक्स जो इनकी एक बुक थी, उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस, 3 तरीके की ये यूनिटी इन्होंने दी थी। किसने दी थी, अरस्तु ने। और इन्होंने ट्रेजिडी की डेफिनेशन भी दी थी, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ करके कुछ डेफिनेशन थी, वो इन्होंने दी थी। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल ऑफ ट्रेजिडी, एक्सेप्शनल सफरिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट, टोटल डिस्ट्रक्शंस एट द एंड। तो 23 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम that nature might stand up and say to all the world, this was a man who is the speaker and about whom is this spoken. So these lines are related to in which play? तो 24 का आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, मार्क एंटोनी ऑन सीजर, मार्क एंटोनी ऑन सीजर। और ये एक्ट 4, एक्ट 5 और सीन 5 का है, एक्ट 5 और सीन 5 का। By what name was exchange of Venice known? By what name was exchange of Venice known? स्टॉक एक्सचेंज, रियल्टो, या बहुत, ए बी सी। 25 का आंसर हो जाएगा बी, द थिएटर। 25 द एक्सचेंज ऑफ वेनिस वॉज नोन एज रियल्टो, रियल्टो है वो एक्सचेंज जो कि वेनिस का वेनिस बॉट किस नाम के द्वारा, और द एक्सचेंज ऑफ वेनिस नोन, रियल्टो। What name was the exchange of Venice known, रियल्टो। नेक्स्ट आ जाता है 26 में, the term theater of cruelty was coined by, the term theater was cruelty was coined by, 26 का ऑप्शन है बी, एनोटिन एटॉड। थर्ड, जो थिएटर ऑफ क्रुएलिटी है, इस फॉर्म एक फॉर्म है जिसमें डेवलप्ड किया है फ्रेंच पोइट हैं, थिएटरिस्ट और प्लेराइट हैं, वो कहे जाते हैं फ्रेंच फ्रेंच जो
फ्रेंच पोइट और थिएटरिस्ट और प्ले राइट एक्टर कहे जाते हैं एंटोनिन एट्रोड। ये क्या है? ये फ्रेंच पोइट, थिएटरिस्ट और प्लेराइट है। फ्रेंच, उन्होंने ये टर्म दिया है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, थिएटर ऑफ अब्सर्ड नहीं है, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, ये टर्म दिया है एंटोनिन एट्रोड ने। किसने दिया? एंटोनिन एट्रोड ने दिया है। द थिएटर एंड इट्स डबल, द थिएटर एंड इट्स डबल, ये टर्म इन्होंने दिया, द थिएटर एंड इट्स डबल। एंटोनिन एट्रोड ने ये टर्म दिया है द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी वॉज कॉइन्ड, ये टर्म जो किसने दिया है? एंटोनिन एट्रोड ने। एंटोनिन एट्रोड, एंटोनिन एट्रोड में, एंटोनिन एट्रोड ने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी ये टर्म कॉइन किया है। एंटोनिन एट्रोड ने, एंटोनिन एट्रोड ने ये टर्म कॉइन किया है। किसने? एंटोनिन एट्रोड ने ये टर्म कॉइन किया है, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। ध्यान दीजिएगा, एंटोनिन एट्रोड ने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी टर्म कॉइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 27। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर की वजह से रेस्टोरेशन कॉमेडी क्रिटिसाइज की गई थी, या क्रिटिसाइज की गई थी बिटर सटायर एंड साइनिज्म की वजह से। सी ऑप्शन है इनडिसेंसी एंड प्रिमिसिवनेस की वजह से जो है क्रिटिसाइज किया गया था रेस्टोरेशन कॉमेडी को, या सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी की वजह से ये जो है क्या की गई थी? रेस्टोरेशन कॉमेडी क्रिटिसाइज की गई थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस की वजह से। इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस की वजह से रेस्टोरेशन इंग्लिश कॉमेडी जो है वो क्रिटिसाइज की गई थी। तो रेस्टोरेशन जो इंग्लिश कॉमेडी है रिटन एंड परफॉर्म्ड इन द रेस्टोरेशन पीरियड, और रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम पीरियड क्या था? 1660 टू 1700 या 1710 या कह लो। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, राइट। मतलब जो रेस्टोरेशन कॉमेडी को कहते हैं उसको ही सिनोनिम है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उसका क्या है? सिनोनिम है कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर जो है उसका सिनोनिम है किसका? रेस्टोरेशन इंग्लिश कॉमेडी का सिनोनिम है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। और इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस जो है ये इसी वजह से क्रिटिसाइज की गई थी रेस्टोरेशन कॉमेडी, और उसी को बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज 28। फर्स्ट ट्रेजेडी जो रिटन की गई थी इंग्लिश में वो कौन सी थी? गॉर्बड्यूक, गॉर्बड्यूक थी फर्स्ट ट्रेजेडी जो इंग्लिश में रिटन की गई थी। गॉर्बड्यूक अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स एंड इट वाज रिटन बाय गॉर्बड्यूक, जो थी ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। फर्स्ट ट्रेजेडी थी इंग्लिश की और ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। और क्या था? किसने लिखी थी? थॉमन सेक्विल ने। किसने लिखी थी? थॉमस सेक्विले ने लिखी थी, थॉमस सेक्विले ने लिखी थी एंड थॉमस नॉर्टन, दोनों ने लिखी थी। थॉमस सेक्विल और थॉमस नॉर्टन, थॉमस सेक्विल एंड थॉमस नॉर्टन ने गॉर्बड्यूक लिखी थी, फर्स्ट ट्रेजेडी थी जो इंग्लिश की। द मिस्ट्री प्ले डील्स विथ, तो ये जो मिस्ट्री प्ले हम लोगों ने 16th सेंचुरी के अराउंड में देखे हैं, मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले। मिस्ट्री प्ले थे, कौन से प्ले थे? मिस्ट्री प्ले थे और मिरेकल प्ले थे, और कौन से प्ले थे? मोरल प्ले। ये सब 16th सेंचुरी के अराउंड आए थे, जिसमें कि मिस्ट्री प्ले डील्स करता है द लाइफ ऑफ क्रिस्ट, द न्यू टेस्टामेंट, पाल्म या एपोक्राइफा। एपोक्राइफा किससे? मिस्ट्री प्ले डील करता था लाइफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट से। किससे डील करता था? द न्यू टेस्टामेंट से। इट इज नोन दैट द प्ले वर बीइंग परफॉर्म्ड एज अ ग्रुप। 1376 फोकस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइबल स्टोरीज। जो बाइबल की स्टोरीज होती थी ना उससे रिलेट करता था, बाइबल स्टोरीज चर्च में जो भी होती थी। तो न्यू टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट जो था
वो एंटीफोर्टल एक सॉन्ग था द न्यू टेस्टामेंट मिस्ट्री प्ले, जो थी बाइबल की स्टोरी से डील करती थी, मिस्ट्री प्ले। ये जो मिस्ट्री प्ले थे ये बाइबल से रिलेट करते थे, किससे? माई बाइबल, माई बाइबल, माई बाइबल से रिलेट कर लीजिएगा। मिस्ट्री प्ले तो कंफ्यूज नहीं होंगे, माई बाइबल। और मिरेकल प्ले सेंट की लाइफ से रिलेट करते थे, मिरेकल प्ले, माई बाइबल। तो न्यू टेस्टामेंट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 में आते हैं, व्हाट इज द राइम पैटर्न ऑफ मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का राइम स्कीम क्या था भाई? राइम स्कीम वही था ना, मिल्टन कौन सी राइम स्कीम, मिल्टन कौन से सोनेट्स को प्रेफर करते थे? पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट? तो प्रेफर करते थे पेट्रार्कन सोनेट को मिल्टन और वर्ड्सवर्थ दोनों। और उसका पैटर्न था ए बी बी ए सी डी सी डी। तो 30 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 31। द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस। तो बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज इटली। बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज, ध्यान रखिएगा, सोनेट इज पोएटिक फॉर्म एंड ओरिजिनेटेड इन इटली। और जो मतलब ओरिजिनेट हुई है सोनेट, वो कहाँ पर सोनेट ओरिजिनेट हुई है? इटली में। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सोनेट जो है वो कहाँ पर कहाँ पर बर्थ प्लेस है सोनेट का? इटली। अ सोनेट इज अ पोएटिक फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन इटली। और जिकोमो जिकोमो डा लैंटिनी इज क्रेडिटेड विद इट्स इन्वेंशन। क्या नाम है? जिकोमो जिकोमो डा लैंटिनी। क्या फ्रेंच नाम होते थे भैया। तो सोनेट का बर्थ प्लेस है वो इटली है। और जियो कॉमा द लेंटिनी जो है, इन्होंने इन्वेंशन किया था। द टर्म सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड। ये जो सोनेट वर्ड है ये इटालियन वर्ड सोनेटो, सोनेटो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग। सोनेटो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया, इसीलिए इटली का जो सोनेट का जो बर्थ प्लेस है वो इटली है। जियोकोमो डा लैनिटेनी, ये इसके द्वारा दिया गया है, और ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। नेक्स्ट 32, व्हाट डज मिल्टन सोल विश? मिल्टन की सोल विश क्या थी? सोल विशेस टू अर्न मोर मनी, टू सर्व हिज वाइफ, टू राइटिंग पोएट्री, टू सर्व गॉड बाय नॉट राइटिंग एनी मोर पोएट्री, टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोएट्री। 32 का ऑप्शन है जो डी, टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोएट्री। जॉन मिल्टन सोल विशेस टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोएट्री। इनका जो है सोल मतलब इनकी मिल्टन की मतलब आत्मिक इच्छा यही थी कि ये सर्व करें, टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोएट्री, अपनी ग्रेट पोएट्री के द्वारा गॉड को सर्व करें। 30 द टर्म egotistical sublime was coined by S.T. Coleridge, John Keats, William Wordsworth, Hazlitt. तो दैट टर्म इज coined by S.T. Coleridge या जॉन कीट्स। किसने टर्म कॉइन किया है? तो जॉन कीट्स ने ये टर्म कॉइन किया, इगोटिस्टिकल सबलाइम, राइट। तो द फ्रेज वॉज फर्स्ट यूज बाय कीट्स इन अ लेटर टू, इसमें इन्होंने ये टर्म यूज किया इगोटिस्टिकल सबलाइम। इन्होंने एक लेटर लिखा था, इसको रिचार्ड वुड हाउस को इन्होंने एक लेटर लिखा था 27 अक्टूबर 1880 में। 27 अक्टूबर 1880 में रिचार्ड वुड हाउस को उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें सेइंग दैट अ पोइट हैज नो सेल्फ। इसमें इन्होंने इगोटिस्टिकल सबलाइम टर्म को क्वाइन किया था। तो ध्यान रखिएगा, द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम क्वाइन बाय जॉन कीट्स। और ये रिचार्ड वुड हाउस को लेटर इन्होंने लिखा 27 अक्टूबर 1880 को, उसमें ये टर्म यूज किया। 34 का क्वेश्चन है, इन अ पोएम अ लाइन में इधर बी एंड स्टॉप्ड और, मतलब एक पोएम है जिसमें एक लाइन या तो एंड है या स्टॉप्ड है। तो राइम्ड, ब्रोकन, एक्सेंटेड या रन ऑन।
ईदर भी एंड है या स्टॉप्ड है। तो 34 का डी ऑप्शन है रन ऑन। 34 का इन अ पोएम लाइन में भी एंड स्टॉप्ड और रन ऑन, स्टॉप्ड और रन ऑन होगा। नेक्स्ट है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम हैज दीज लाइन बीन टेकन। तो ये जो पोएम है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जॉन मिल्टन की पोएम है, उससे ये लाइन ली गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड। शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डेड विद अ पीरियड ऑफ। तो 36 का ऑप्शन क्या है? शेक्सपियर की जो हिस्टोरी प्ले है वो एक दूसरे की कितने साल पुराने हैं? 36 का ऑप्शन है 350 ईयर्स। शेक्सपियर स्टोरी प्ले ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स। 350 ईयर्स। नेक्स्ट है 37 हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। एसेज ऑन मिल्टन के राइटर कौन है? मकाउले, चार्ल्स रेडी, कार्लायल या मिस्टर गैस्केल। 37 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। मकाउले जो हैं वो एसे ऑन मिल्टन के राइटर हैं। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मकाउले एसे इन एडिनबर्ग रिव्यू बिगेन विद मिल्टन इन 1825। मकाउले ने अपने एसे एडिनबर्ग, एडिनबर्ग ये सब क्या होती थी? एक मैगजीन होती थी। तो ये एडिनबर्ग रिव्यू, एडिनबर्ग रिव्यू, एडिनबर्ग रिव्यू में ये शुरू किए थे मिल्टन ने। मिल्टन के पर ऐसे 1825 में मिल्टन पर ऐसे मकावले ने, वो तो कौन राइटर हैं? हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? मकावले इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। और एडिनबर्ग रिव्यू में 1825 में इन्होंने लिखने शुरू किए थे, एडिनबर्ग रिव्यू में। समझ में आ गया ना? चलिए 38 क्वेश्चन में आते हैं। इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट हु सेड दीज अ ड्रामा इटसेल्फ इज बट अ शैडो। ये किसने लाइन कही है? ड्रामा इटसेल्फ इज बट अ शैडो। इन विच विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट हु सेड दीज अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। तो 38 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा हैमलेट। A dream itself is but a shadow is said Hamlet. D option correct. All My Sons is an epic great novel, social tragedy, a sonnet. तो 39 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक सोशल ट्रेजेडी है जो कि 3 एक्ट का प्ले है और लिखा गया है आर्थर मिलर के द्वारा। आर्थर मिलर के द्वारा लिखी गई है। ऑल माई सन्स इज एक सोशल ट्रेजेडी है जो लिखी गई है आर्थर मिलर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? आर्थर मिलर के द्वारा लिखी गई है, एक सोशल ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर में ये जो लाइन है हैमलेट की, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो, ये हैमलेट ने कही है। लाइन किसने कही है? हैमलेट ने कही है, और ये लाइन हैमलेट की है। नेक्स्ट आता है 40 क्वेश्चन। हुज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस is believed to serve God best, one who bears his burden best, one who presents a true account of his talent, one who does not allow talent to become useless, one who makes full use of his talent। तो 40 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा ए, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जिसने जितने अच्छे से बर्डन सहा होगा वही क्या करेगा? टू सर्व गॉड बेस्ट, वही गॉड को बेस्ट सर्व करेगा। तो 40 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। ऐसा मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कहा है। जो बर्डन अच्छे से बेस्ट तरीके से बियर करेगा वही गॉड को सर्व अच्छे से कर पाएगा। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस। जो ओपनिंग 16 लाइन्स हैं पैराडाइज की, वो उस पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज होती हैं, सम्मिलित करती हैं 1 सेंटेंस में, कंप्लीट कर 1 सेंटेंस में। फर्स्ट 16 लाइन ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट 16 कंप्राइजेज 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में। ये 1658 में लिखना इन्होंने शुरू किया था पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने 1665 में लिख के कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो रिटर्न 1665, स्टार्ट किया लिखना 58 से, 1667 में ये पब्लिश्ड हुई। ठीक है, 1667 में पब्लिश्ड हुई थी, और पहले ये 10 बुक्स में थी और बाद में ये 12 बुक्स में हो गई। 7 बुक्स और जो 9th बुक्स की उसके एक एक पार्ट बढ़ा दिए गए थे, इसीलिए ये 12 बुक्स में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे आते हैं 41 के बाद। 42 में देखते हैं हीरोइक क्वाट्रेन इज अ स्टेंजा इन ब्लैंक वर्स, 8 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर, 4 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर, 6 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। तो क्वाट्रेन होता ही है 4 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। 42 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असाइड, असाइड क्या होता है? इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स बाय द साइड ऑफ His poem consisting of irregular lines is a short speech not supposed to be heard by other character on the stage or the audience। 43 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक शॉर्ट स्पीच है, नॉट सपोज टू बी हियर्ड बाय समवन, हर्ड बाय अदर करेक्टर्स और द स्टेज। एक शॉर्ट स्पीच है असाइनमेंट जो कि दूसरे करेक्टर स्टेज में और ऑडियंस भी सुनती नहीं होती, उसको बोलते हैं असाइड। चलिए नेक्स्ट आते हैं 44 में। आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। वट दाउ वुडेस्ट हाईली दैट दाउ वुडेस्ट होली, वुड नॉट प्ले फॉल्स एंड येट वुडेस्ट रॉन्गली विन। 44 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ यानी मैकबेथ से लाइन ली गई है। वट थाउ वुडेस्ट हाईली दैट थाउ वुडेस्ट होलीली would not play false and yet wouldst wrongly win। These line related to Macbeth और लेडी मैकबेथ ने ये लाइन, स्पीकर कौन है? लेडी मैकबेथ। A paronym is the use of word in a sense that does not properly belong to it, a clause or phrase weaved into a sentence in passing, a word that is spelled and pronounced in the same way as another but means different in context, a word not spelled as another but pronounced exactly as the other। तो 45 का मुझे लगता है डी ऑप्शन करेक्ट है। a word not spelled as another but pronounced exactly as the other। देखिए पैरोनाइम बोलते हैं उसको, इसका और भी कुछ नाम होता होगा। पैरोनैम बोलते हैं। 45 में पैरोनाम आर द वर्ड्स जिसमें प्रोनाउंस और लिखा जाता है सिमिलर वे में, मतलब उसका प्रोनाउंस और उसकी स्पेलिंग जो होती है और रिटन इन अ सिमिलर वे बट विच हैव डिफरेंट लेक्सिकल मीनिंग। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, लिखा है BERTH बर्थ, इसका मतलब हो गया सीट, और एक स्पेलिंग है BIRTH, इसका मतलब हो गया टू कम टू लाइफ मतलब बर्थ मतलब पैदा होना, और बर्थ मतलब सीट। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम नहीं है। तो अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस एग्जैक्टली एज द अदर। ठीक है, तो जो वर्ड प्रोनाउंस एग्जैक्टली होते हैं बट स्पेल्ड अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, केवल प्रोनाउंसिंग जिनकी सेम होती है उनको पैरोनाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरोनाइम। उनको क्या बोलते हैं? पैरोनाइम में केवल प्रोनाउंसिंग जो होती है सेम होती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं 46 पे। डिक्शन मीन्स क्या होता है? डिक्शन मीन्स डिवाइस ऑफ स्पीच, डिवाइस ऑफ मीटर एंड राइम, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर या फिगर्स ऑफ स्पीच। तो 46 का जो ऑप्शन करेक्ट है सी, सिंटेक्स एंड वर्ड अदर को डिक्शन बोलते हैं। डिक्शन मीन्स क्या होता है? सिंटेक्स एंड वर्ड स्पीच और द एक्सेंट, इन्फेक्शन, इंटोनेशन एंड स्पीच साउंडली क्वालिटी। डिक्शन क्या होता है? स्पीच साउंड क्वालिटी और इनोटेशन, मतलब किस टोन में बोल रहे हैं आप, मैनिफेस्टेड बाय इंडिविजुअल स्पीकर यूजली जज्ड इन टर्म ऑफ प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और स्टाइल और स्पीकिंग राइटिंग। तो सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर होता है डिक्शन। डिक्शन मीन्स क्या होता है? सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। हाँ, पानी पी रहे थे। तो डिक्शन मीन्स क्या होता है? सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। डिक्शन मीन्स क्या होता है? सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो पार्ट दिए गए हैं 5, ये ट्रेजेडी के 5 पार्ट है और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बताइए, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, कैटास्ट्रोफी, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन।
क्या होगा? एक्सपोजिशन। ओके, तो मेरे हिसाब से थर्ड और फिफ्थ 47 का डी सही होना चाहिए। एक्सपोजिशन फर्स्ट, देन सेकंड आता है राइजिंग एक्शन, और थर्ड आ जाता है हमारा क्लाइमैक्स, एंड फोर्थ इज फॉलिंग एक्शन, एंड कैटेस्ट्रोफी इज अ लास्ट एक्शन। कैटेस्ट्रोफी क्या है? ये ट्रेजेडी का ही पार्ट है कैटेस्ट्रोफी। दैट इज अ कंक्लूजन ऑफ द ट्रेजेडी। कैटेस्ट्रोफी ये फॉलिंग एक्शन है जिसमें कि, तो इस तरीके से हमने बना दिया ये ट्रेजेडी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्शन समझ गए ना? सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर को बोलते हैं, या साउंडली स्पीच, जो स्पीच होती है ना, स्पीच साउंड क्वालिटी, इनोटेशन एंड स्पीच साउंड क्वालिटी, ये इसके मैनिफेस्टेटेड है, उसको बोलते हैं। ठीक है, डिक्शन मीन्स सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं द प्रिल्यूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799, the prelude, although began as early as 1799 and finished in first version in 1805, was not published until 1850। 48 का डी ऑप्शन। Who said there is a no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? किसने कहा है कि कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन के बीच में? किसने कहा है ये लाइन कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मैट्रिकल कंपोजिशन के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? तो 49 का ए ऑप्शन, वर्ड्सवर्थ। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज अ नो एसेंशियल डिफरेंस। वर्ड्सवर्थ इन इज फेमस प्रीफेस, ये एक फेमस प्रीफेस है लैरिकल बैलेट्स की, इनंसिएटेड इज थ्योरीज ऑफ पोएट्री। तो ये जो लाइन है ये लैरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने कही है। ही सेड दैट देयर इज अ नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स। तो देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स इन लैरिकल बैलेट्स में लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। किसने कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन किसमें कही है? लैरिकल बैलेट्स में। 50 पोएट्रीज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय वर्ड्सवर्थ। 50 का ऑप्शन भी वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ ने ये डेफिनेशन दी है पोएट्री के बारे में कि पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, राइट। चलिए 51 पे आते हैं। 51 हमारा एक पैसेज आ गया। 51 से 55 क्या है? हमारा पैसेज है जिसको कि हम अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन पैसेज 50 से 60। ओके, तो ऐसे तो मान लो नहीं। चलिए आगे ये वाला देख लेते हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर अवर गोल। ट्रूथ और नॉन वायलेंस हमारे गोल है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। देयर इज अ नो डिस्कवरी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दिस। इससे बड़ी कोई डिस्कवरी है ही नहीं। देयर इज अ नो डिस्कवरी, देयर इज अ नो डिस्कवरी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दिस, so long as we engage in mundane action, so long as should and body are together, some violence will continue to occur through our agency, but we must renounce at least the violence that is possible for us to renounce. We should understand that the less violence a religion permits, less violence permit करती है, and the more is truth contained in, ओह तो बड़ा है काफी। चलिए बाद में देखते हैं, पैसेज नहीं करा सकते हैं ना वीडियो में, इतना अलग से करा सकते हैं, इसको अलग से देखते हैं। 61 रिपोर्ट वॉज फिल्ड इन, आर्टिकल्स फिल करना है, बताइए। रिपोर्ट्स वॉज फिल्ड इन नेबरिंग पुलिस स्टेशन वेयर द इंसिडेंट हैड ऑकर्ड। A report was filled in neighboring neighbor neighbor हम्म तो सी लग रहा है। 61 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 61 का ऑप्शन करेक्ट होगा द नेबरिंग कंट्रीज। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट होता है। 61 का ए और द, वाक्य रिक्त स्थान में भी यदि वाक्य में
सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा है तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यही चर्चा यदि फिर से दोबारा की जाए तो द आर्टिकल यूज होता है, ध्यान रखिए, इसीलिए ए और द का यूज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने 62 क्वेश्चन में, और 62 क्वेश्चन जो है हमारा कहता है शॉपिंग फॉर क्लॉथ्स प्रूव्ड टू बी Shopping for clothes proved to be traumatic experience for executive who went shopping abroad. तो shopping for clothes proved to be a countable noun, singular countable noun। अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो ए और एन का यूज करते ही नहीं है, काउंटेबल ही नाउन होगी क्योंकि समय ए और एन दिया हुआ है। इसमें भी आई थिंक 62 में भी कौन सा है, 62 है, हाँ 62 में भी ए ऑप्शन करेक्ट है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल स्टडिंग आवर बिफोर एग्जाम इज नॉट एडवाइजेबल। 63 इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल, इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल स्टडिंग आवर बिफोर एग्जाम इज नॉट एडवाइजेबल। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। In order to perform a studying hour an use है, studying an hour, तो an यूज होगा तो ये तो दोनों गए, इन्हीं में होगा। an hour before exam and before an exam is not advisable। 63 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 64 पे आ जाते हैं, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करना है। मोस्ट फेवरेट टॉपिक है मेरे लिए इस टेस्ट में, इस प्रैक्टिस कुछ सेट पे। द फ्लावर्स विदर्ड द हॉट सन, द फ्लावर्स विदर्ड, फ्लावर मुरझा गए हैं हॉट सन से। 64 का डी, अंडर द हॉट सन। अब भाई फ्लावर मुरझा गए तो अंडर थे ना सन के, इसीलिए। 65 इलिटरेसी इज एन ऑब्स्टिकल प्रोग्रेस, इलिटरेसी इज एन ऑब्स्टिकल फॉर प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, टू प्रोग्रेस या विद प्रोग्रेस। तो इलिटरेसी इज एन ऑब्स्टिकल। 65 का क्वेश्चन सही होगा, टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट आते हैं, दिस रिपोर्ट कंटेन्स एन ओवरव्यू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन प्रिवेलिंग द कंट्री। तो 66 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा, द रिपोर्ट कंटेन्स एन ओवरव्यू ऑफ द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री। 66 ऑफ और इन सही है। ऑफ यहाँ पर संबंध, रिलेशन, जबकि इन बड़े स्थानों के संदर्भ में यूज हुआ है। 67 चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इंटरचेंजेस द मतलब इटैलाइज्ड वर्जन में एग्जेक्टिव फॉर्म दिया, द मैन इज नॉट हैविंग एनी करेज, मैन इज नॉट हैविंग एनी करेज, द मैन इज अनकरेजियस, द मैन इज कार्डली, द मैन इज कावर्ड, द मैन इज नॉट करेजियस, मैन इज नोन टू बी cowardice, man is not having any courageous, the man is uncourageous, the man is सेवन। 67 का सी सही लग रहा था। नेक्स्ट आते हैं 68 पे, वी होप दैट द सनी वेदर ओवर द वीकेंड। इसमें क्या करना है, वर्ब दी हुई है वो फिल करनी है। वी होप दैट द सनी वेदर, द सनी वेदर ओके, वी होप दैट हम आशा करते हैं कि सनी वेदर ओवर द वीकेंड शुड लास्ट। 68 का ए, लास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लास्ट का प्रयोग उचित है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, लास्ट। आई वॉन्टेड टू नो, आई वॉन्टेड टू I wanted to meet the actor but my car broke down। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस,
तो वी ऑल वेंट अ जस्ट गवर्नमेंट, वी ऑल वांट अ जस्ट गवर्नमेंट, वी ऑल वांट अ परफेक्टली सिंपली जस्ट गवर्नमेंट, फुली जस्ट गवर्नमेंट, थॉरली जस्ट गवर्नमेंट। तो वी 70 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, परफेक्टली। आज ये वाला वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं 70 में। आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, दूसरे वाले में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक इसको पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।